मेरा नाम ऋतु है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस न्यूज़पेपर में सनसनीखेज जुर्म की खबर बनकर रह गई हूँ। मेरा जो अंजाम हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ भी हो, और आपकी बेटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर मैं तो सिर्फ चाह सकती हूँ अपनी बेटी की सुरक्षा करना वो आपके हाथों में है, ताकि वो आपकी उम्मीदें और अपने सपने जी सके। चाचा, हाँ चाचा, चाचा वो देखो, वो लड़के फिर आम तोड़ रहे हैं। रॉबर्ट, रुक जा, रुक। चल 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 चल। और भी जल्दी जल्दी। रुक जा, रुक। नानी मैं आ गई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तू आ गई, पर तू गई कहाँ थी? और ये क्या छुपा रही है, बता जरा। नानी वो तूने आज फिर आम चोरी की? नानी चोरी नहीं किए हैं, उगाड़ किए हैं। वो बड़े माली है ना, उन्हीं के बगीचे से। बड़े माली का तो ब्याह हो रहा होगा ना, इसीलिए मुफ्त में बांट रहा है वो आम। अरे बच्ची ने 2 आम खा लिए तो कौन सा आम का बाग सुना हो गया। बिगाड़ लो अपनी लाडली को खूब। अरे तो उसकी फिक्र ना कर, मैं माली को आम के पैसे दे दूंगा। हाँ बेटा, तू तो आम खा। अरे कल से मेरठ जाएगी तो वहाँ पर भी ऐसी चोरियां करके आम खाएगी क्या? मेरठ? वो हाँ बेटा, वो कल तेरे पिताजी तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। फोन आया था आज उनका। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे सुन तो सही। अरे बेटा, आओ आओ, खुश रहो खुश रहो, आओ बैठो। अरे सुनती हो, जमाई बाबू आए हैं। और बेटा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। लो बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत को क्या होगा, मेरी तबीयत तो रीतू को देखकर ही ठीक हो जाती है। खुश रहो। ये क्या कपड़े पहन रखे तुमने? घर पे ताऊ जी देखेंगे तो क्या कहेंगे वो? इतनी बड़ी हो गई हो, कम से कम पहनने ओढ़ने के लक्षण तो सीख लो। जाने दो ना बेटा, बच्ची है। नाश्ता ठंडा हो रहा है, मैं लगाती हूँ। जी रहने दीजिए, नाश्ते के चक्कर में वो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, तुम अपना सामान ले लो, चलते हैं। मैं लेकर के आता हूँ। रो क्यों रही है बेटा? मेरी माँ को भी तो तेरी जरूरत है ना। मैं अगली छुट्टियों में तुझे फिर बुला लूंगी। हाँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। 3 साल में सारे रिवाज भूल गई। प्रणाम करते समय सर पे दुपट्टा होना चाहिए। हाथों में मेहंदी कैसे? वो गांव में बगल में शादी थी तो। बगल में शादी थी ना, तुम्हारी तो नहीं थी। क्या कैसी है? अच्छा सुन, नानी कैसी है? नानी भी ठीक है। दीदी, दीदी। अरे नेहा, वो कितनी बड़ी हो गई है। दीदी क्या लाई मेरे लिए? मैं तेरे लिए आम लाई हूँ। शरद जी भाई साहब। वो जमीन वाली फाइल लेके मेरे कमरे में आ जाना। जी। कहाँ जा रही हो रात को तुम? अब खाना खाने के बाद टहलने के लिए। कोई जरूरी नहीं है शरद, कोई बच्चलन कहे इससे पहले तो समझा दे अपनी बेटी को
ये सहारनपुर नहीं है, वरना इसके साथ साथ नेहा का भी नाम खराब हो जाएगा। समझाई से चल रहने दे, अंदर जा, नेहा को भी ले जा। कैलेंडर की तारीख में दिन बदला, महीने बदले, साल बीते, सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से में कुछ ऐसा है जो अब तक नहीं बदला, और वो है हमारी सोच, जिसकी वजह से आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में न सिर्फ भेदभाव किया जाता है, बल्कि लड़कियों की हर इच्छा, हर आजादी को सिर्फ ये कहकर दरवाजों के पीछे बंद कर दिया जाता है कि इससे परिवार की कहीं बदनामी ना हो जाए। ऋतु जैसी लड़कियां उम्र के जिस पड़ाव में गुजर रही होती हैं, उसमें माँ बाप की संवादहीनता, बेवजह की डांट डपट और उससे पैदा हुआ उनके अंदर का डर कई बार उन्हें ऐसे भयानक दलदल में डाल देता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता वो खोज नहीं पाती। तो क्या सहारनपुर से 3 साल बाद दोबारा अपने माँ बाप के यहाँ मेरठ लौटी ऋतु भी ऐसे ही किसी अनजान खतरे की तरफ बढ़ने वाली? तुझे बोला था ना, तेरे पापा के आने के पहले सब कुछ शिफ्ट कर दी। हो गया ना अभी? काम को घर आ रही है, आएगी ना, हम पार्टी करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? ये चेक शर्ट वाले लड़कियों को देखना, कब से घूरे जा रहे हैं। ये बाजू के बॉयज हॉस्टल में रहते, और स्कूल के बाद लड़कियों को ताड़ना ना इन लोगों का काम होता है। तू ना किसी को लाइन मत दे, इग्नोर मार, ठीक है? हेलो, क्या? कौन था फोन पे? वो कह रहे कि हमारी ऋतु। ऋतु? क्या हुआ ऋतु को? क्या हुआ? क्या हुआ ऋतु को? तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो बोलो। क्या हुआ ऋतु? नहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। तो लड़की का स्कूल बैग, इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था। अंदर आओ। कितने बजे देखा था? सुबह 7 बजे जब क्लासरूम साफ करने आया तभी। और स्कूल खुलता कितने बजे? 8 बजे साहब। मिस्टर, इस टेबल से पंखे तक की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। लड़की की हाइट 5 फुट भी नहीं थी। फिर उसने इतने ऊंचे पंखे पर चुन्नी कैसे लटकाई होगी? किसी और टेबल का इस्तेमाल किया होता तो उसे भी यहीं कहीं गिरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। सर एक और बात, अगर लड़की को सुसाइड ही करना था तो घर से इतनी दूर स्कूल में क्यों, वो भी सुबह इतनी जल्दी? इस लड़की की पूरी कुंडली निकालनी है। मैं उसके घर जाकर पूछताछ करता हूँ और तुम यहाँ स्कूल में उसके फ्रेंड्स, टीचर्स, गार्ड सबसे इंफॉर्मेशन निकालो। सर जी साहब, मैं ही यहाँ पे अकेला वॉचमैन हूँ। तो सुबह जब ऋतु यहाँ आई तब तो कहाँ? साहब मैं चाय पीने चला गया। अच्छा, ठीक उसी समय चाय पीने चला गया जब ऋतु यहाँ आई। सब 6:45 बजे साफ सफाई के लिए गेट खोलना होता है और बच्चा 8 बजे से आना शुरू हो जाते, इसी बीच में चाय पीने चले जाता हूँ साहब। तेरे चाय के चक्कर में यहाँ एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। किसकी रखवाली करने बैठा है? वहाँ देखो, यही ऋतु का बेड है? जी सर। आज सुबह ये बेड किसने ठीक किया? किसी ने नहीं सर। इस बिस्तरे पे तो सिलवटें ही नहीं, इसका मतलब रात को इस पे कोई सोया नहीं। सर कभी कभी ऋतु है ना, पढ़ते पढ़ते कश में ही सो जाती। अच्छा होता कि सहारनपुर से यहाँ आती ही नहीं। सहारनपुर क्यों गई? 3 साल से ऋतु अपने नाना नानी के पास ही रह रही थी। हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी, उन्हें बुलवाइए यहाँ। चलो।
साहब, उस दिन फोन आया था उसका, बहुत परेशान थी वो। हेलो नानी, नानी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने पास बुला लो ना। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये वहाँ पर पापा भी है, मम्मी भी है, नेहा भी है, यहाँ पे सब कोई है, पर मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पे। वही तो बात थी, वो घर में किसी से बोल नहीं पाए। घर में उसकी माँ भी तो थी। और उसके ताऊ जी इतने कड़क थे, उनके डर से घबरा कर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। आप फिक्र मत कीजिए, सच का पता तो हम लगा ही नहीं। कुछ और पूछना हुआ तो आपको दोबारा बुलाएंगे। सर, ये स्कूल की नर्स। हमें पता चला है कि रितु पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। क्या वो आपके पास आई थी? हाँ सर, कुछ दिनों पहले आई तो थी मेरे पास। क्या हुआ, क्या होता तुम्हें, बताओ। वो कौन सी मेडिसिन चाहिए? रितु, बस ना, उसने उस दिन कोई प्रॉब्लम बताई और वो उस दिन बिना कुछ मेडिसिन लिए भी चली गई। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी? रितु के यहाँ तुम कितने वक्त से काम कर रही हो? साहब 10-12 साल से। तो पिछले कुछ दिनों में तुमने रितु के साथ कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब या अलग लगे? साहब उस दिन मैं छत पर कपड़े लाने जा रही थी, तभी देखा कि तो उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा था। ये तो नहीं पता साहब। जो हमने उनके पापा और ताऊ के बारे में सुना है कि वो दोनों बड़े गुस्सैल हैं, क्या वो सही है? हाँ साहब, वो लोग बात बात पर लड़की पर हाथ उठा देते हैं साहब। इतनी रात को वहाँ साइबर कैफे में तुम नोट्स लेने गई थी? पापा वो ऑनलाइन बोलते। अगर आज के बाद तूने इस घर से बाहर कदम रखा ना तो टांगे काट के रख दूंगा तेरी मैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ साहब। चलो। ये फोटो देखो, ये लड़की कभी तुम्हारी दुकान पर आई थी क्या? नहीं सर, ये लड़की तो नहीं आई थी, पर ऐसे ही स्कूल ड्रेस वाली एक लड़की आई थी यहाँ पर। अंकल, प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला किट है आपके पास? प्रेगनेंसी किट? दो। सर, उसने प्रेगनेंसी किट मांगा था और वो स्कूल ड्रेस पहना था तो मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा था। उसका नाम पूछा था तुमने? नहीं सर, नाम तो नहीं पूछा था, पर देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है सर। इसकी मौत सुबह फांसी पे लटकने से नहीं हुई, इसकी मौत सवेरे 5:30-6 के आसपास हुई। इसका मतलब डेड बॉडी को पंखे से लटकाया गया था? जी हाँ, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके प्राइवेट पार्ट में किसी चीज से गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसी ब्लीडिंग की वजह से इसकी मौत हो गई। तो क्या रितु प्रेग्नेंट थी? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसका मतलब ये एक सुसाइड केस नहीं है। पहले लड़की को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई और फिर सुसाइड का रंग देने के लिए लाश को पंखे से लटका दिया गया। लेकिन अगर रितु की मौत सेक्सुअल असॉल्ट से हुई है तो उसकी बॉडी स्कूल के पंखे तक कैसे पहुंची? किसने किया होगा इसे? सवाल है तो जवाब भी जरूर देना। लेकिन इस वक्त एक बात क्लियर है, ये सुसाइड केस नहीं है, मर्डर है। इसे देखा है कभी? यहाँ ये तो अक्सर यहाँ फोन करने आया करती थी। पिछली बार आई थी तो जब वो कुछ परेशान सी लगी। परेशान? जी। कोई अंदाजा है क्या? पूछा था, बताया नहीं। ये हमेशा अकेले ही आती थी या कभी कोई और भी आया था इसके साथ? इसके साथ कभी कभी एक लड़का आया करता था। पिछले बार आए थे तो दोनों नेट पे बैठे थे। इस लड़के का आईडी लिया है कभी? जी हाँ, आईडी तो हम सबका ही लेते हैं। दिखाइए जरा। ये है सर। हाँ सर, साइबर कैफे से उस लड़के का पता चला है। उसका नाम रवि है सर, उसका एड्रेस भी मिल गया। हाँ ठीक है, उठा लो। तो तू घूमता था रितु के साथ? हाँ? और ये प्रेगनेंसी वाला क्या चक्कर है? प्रेग्नेंट? सर, प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और हम दोनों तो केवल दोस्त थे। अगर सिर्फ दोस्त था तो उसके घर के इतने चक्कर क्यों काटता था तू? सर,
सर वो मुझे उसे आकांक्षा के बारे में कुछ बोलना था। तो आकांक्षा को जानता है? जी सर। कैसे? सर एक्चुअली वो मेरे रूममेट की गर्लफ्रेंड थी और उसने तो मुझे मिलवाया था ऋतु से। ये ऋतु है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऋतु? तो आकांक्षा की ऐसी कौन सी बात थी जिसे बताने के लिए तुम ऋतु के घर के चक्कर काट रहे थे? सर सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन मुझे आकांक्षा ने फोन करके घर पे बुलाया। हे हाय। अंकल आंटी नहीं है क्या? हाँ, वो एक्चुअली दिल्ली गए हैं और घर पे सिर्फ मैं और ऋतु। ऋतु हाँ, कहाँ है? मगर ये सो क्यों रही है? तो हुआ क्या है? तुझे उससे क्या? तुझे पसंद है ना, तो जितना ऐश करना है कर ले। बोल क्या रही है तू? मतलब कहना क्या चाहती है? अगर इसके होश आने के पहले तूने इसके साथ वो सब कुछ कर लिया जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं, फिर तो इसे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। कैसी दोस्त है यार तू? और क्या बोल रही है? मैं इसको अभी अपने साथ लेके जाऊंगा। ऋतु, ऋतु चल चल अभी साथ में। हाँ, और अगर इसके ताऊजी मिल जाए ना, तो उन्हें बता देना कि तू इसके साथ क्यों है। हाँ, बहुत गलत कर रही है यार तू। इसे होश आने दे, तेरी सारी बातें बताऊंगा। पर आकांक्षा तो ऋतु की बचपन की फ्रेंड, वो ऐसा क्यों चाहती थी? पता नहीं सर, मगर सच वही है जो मैंने आपको बताया। उस दिन के बाद से मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। और उस दिन जब केसी पे लगा कि हमारी बात हो जाएगी, तो उसके पापा आ गए और उसे साथ ले गए। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये शहर छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। जी सर। और अब तो आकांक्षा से मिलने के बाद ही पता चलेगा ये गुत्थी सुलझेगी या और उलझेगी। सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। सर प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सर प्लीज मुझे पापा जी से मिलने दीजिए प्लीज। देखो आकांक्षा, अपना ड्रामा बंद कर। हमें यह पता चल गया है कि उस दिन फार्मेसी से प्रेगनेंसी किट लेने तुम ही गई थी। सर मुझे कुछ समझ नहीं। देखो, सच और झूठ का पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुमने ऋतु के बारे में हमसे कुछ छिपाया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। सर सब कुछ एक मजाक था, तो ऋतु ने बहुत सीरियसली ले ली। मजाक? कैसा मजाक था ये? सर वो मेरे बॉयफ्रेंड को ललचा रही थी। ऋतु इतना मत सोचो, एक काम करो, ये ब्लैक करेंट खा लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। थैंक यू। मेरे टेस्ट का ख्याल तो कभी नहीं किया तुमने। शी इज इनोसेंट यार, इतनी केयरिंग तो बनती है। और वैसे भी ना तुम पुरानी हो गई हो। ऐसे एक बार नहीं, कई बार फिर मुझे उससे जलन होने लगी। जो देखो वो उसके आगे पीछे इनोसेंट करके घूमने लगा। मेरा बॉयफ्रेंड तो जैसे उसका बॉडीगार्ड बन गया था। फिर मैंने एक दूसरे लड़के से अफेयर शुरू कर दिया। फिर एक दिन साइबर कैफे में मैं जब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी, तभी ऋतु वहाँ आई। ऋतु रुकना, सुनना, तूने जो कुछ भी देखा है ना, प्लीज किसी को बताना मत। ये कितना डिस्गस्टिंग है कि तू आजकल मेरे से कितने बुरे तरीके से बात कर रही है, और तूने तो अपनी लिमिट से क्रॉस कर दी। तू तो अपने खुद के बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। धोखा मैं दे रही हूँ, और तू क्या कर रही है? छीन लिया ना तूने मेरे विराट को। मैं ना तेरी जैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी जैसी लड़की मतलब क्या? हाँ, लोग सही कहते थे कि तू किस टाइप की लड़की है। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है कि तू मेरी दोस्त है। क्या कहते हैं लोग? लोग यही कहते हैं कि तू कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस लड़की है। उसको मैंने डिसाइड कर लिया था कि जितनी इंसल्ट उसने मेरी की है, उससे कई ज्यादा इंसल्ट मैं उसकी करूंगी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? वो सॉरी बोलने के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। आई एम सॉरी, माफ कर दे। सॉरी।
हाँ अब ठीक है। चल अंदर आ। मैं गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, कितना ओवर रिएक्ट कर रही थी मैं। बैठ। सॉफ्ट ड्रिंक पिएगी? हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बैठ। हाँ देखो ये ले। बता, मैंने ना तुझे बहुत मिस किया। अच्छा लेट्स सेलिब्रेट अवर फ्रेंडशिप। तू पिज्जा खाएगी? खाएगी ना? हाँ मैं ऑर्डर करके आती हूँ। ठीक है। तू पी। हाँ हाँ। बस 10 मिनट में पिज्जा ना। देखो आकांक्षा, ये पता नहीं, ये सर सा बहुत चक्कर चक्कर आ रहा है। तो एक काम कर, तू लेट जा। हाँ लेट जा। तो हेलो रवि। हाँ तू घर आ सकता है, एक सरप्राइज है। मगर रवि ने तो वो नहीं किया जो तुम चाहते हो। हाँ लेकिन रवि के जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा। ऋतु उठना, क्या हुआ? ऋतु उठ। ऋतु आकांक्षा, माय गॉड ऋतु, तूने क्या कर लिया रवि के साथ? आकांक्षा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया है? मैं तुझे और रवि को छोड़कर नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए और वापस आई तो ये हालत। अब क्या होगा? तो मतलब ये सब तेरी मर्जी से नहीं हुआ है? रवि ने तेरा रेप कर दिया? सच्ची मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कुछ कसम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो घबरा मत, तू जल्दी से इसके कपड़े पहन ले और घर चले जा। किसी को कुछ मत बताना। हाँ और उस रवि से तो बात ही मत करना। उस रवि से तो मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। उस दिन मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मैं उसे और टॉर्चर करना चाहती हूँ। ठीक है आकांक्षा, मैं थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अब ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? सब कुछ तो कर लिया उस रवि ने तेरे साथ। एक काम करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? रुकना, सुनना अगर पॉजिटिव आ जाए तो। अरे मत, खराब हो जाएगा। तू एक काम कर, तू जाके बाहर बैठ। अरे जा ना। ठीक है जल्दी बताना। मैं बता दूंगी, तू जा। क्या पता चला? माय गॉड, ये तो पॉजिटिव आ गया। क्या? अब क्या करूंगी मैं? ये तो घबरा मत, मैं हूं ना।
पहले मैं सिर्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, पर जब मैंने देखा तो बहुत परेशान हो गई। और वो बोल रही थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का खुद ही कोई तरीका निकालेगी। तो मैंने सोचा कि उसे थोड़े दिन और टॉर्चर करती हूँ, फिर उसे सब कुछ सच बता दूंगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो अपनी जान ले लेगी। और तुम्हारे इस पागलपन ने एक निर्दोष लड़की की जान ले, बहुत बड़ा क्राइम किया तुम। इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज बिलीव मी। लेके जाओ। सर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आकांक्षा ने तो अपनी मिस्टेक को मान लिया, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि रितु की बॉडी स्कूल के पंखे तक पहुंची गई और उसे किसी ने देखा कैसे नहीं। इसका जवाब तो स्कूल में मिलेगा। तेरा नाम क्या है? रमेश नाम साहब। जिस दिन रितु की मौत हुई उस दिन तू यहाँ नहीं था ना? नहीं साहब, वो तो दूसरा था, तो नौकरी छोड़ दिया था, उसी की जगह पे मैं आया। उस पहले वाले वॉचमैन का नाम और पता जानते हो? आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। कब तक आएंगे आप? हाँ यहाँ सब आ गए क्या? रुकिए। बड़ी महंगी शराब पी रहा, ये नया फोन, नई घड़ी, टीवी, ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से? नौकरी की छोड़ी? क्या कर रहे तुम? मार दिया तुमने उसको? नीचे उतारो उसको। हमने नहीं मारा है उसे, वो पहले से मरी थी। तुम लोगों ने मारा है। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। पुलिस को बुलाएगा तो तू फंसेगा। स्कूल का वॉचमैन तू है, हम नहीं, समझे? आप लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया। रितु एक भद्दे मजाक का शिकार हुई। आकांक्षा ने उसे ये झूठा एहसास दिलाया कि उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। और फिर आप लोगों के डर से घबराई हुई आपकी बेटी ने जो कदम उठाया, उसकी वजह से उसकी जान गई। सर ये आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आकांक्षा, ये इनके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं सर। बस बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया, वरना इन लोगों ने तो मेरी परवरिश को ही कोसना शुरू कर दिया था। अरे तो मेरी बेटी है, इसके अलावा मैं इस घर की बहू हूँ, पत्नी हूँ। इस एहसास के तले मुझे दबाता रह गया। एक बेटी की नहीं, एक माँ की भी मौत हुई थी। रितु, अरे रितु, दरवाजा तो खोल। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, मैं नहीं मरने दूंगी। ये सुनते हो? जल्दी आओ। ये क्या हो गया? तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा गिराने की कोशिश कर रही थी। क्या? बच्चा गिराने की कोशिश? अरे चलो, देख क्या रही हो? अस्पताल लेके चलते हैं इसे। ले चलो इसे अस्पताल, ले चलो। भाई साहब, अस्पताल लेके चलते हैं। देखो कितनी ब्लीडिंग हो गई है, मर जाएगी ये। कौन से अस्पताल ले जाओगे? क्या बोलोगे? लोग थूकेंगे मुंह पर। उल्टा पुलिस का जुलूस निकालेगी, वो अलग से। थोड़ा दिमाग लगा। तेरी एक बेटी और भी है, उसकी शादी कैसे करोगे? कोई नहीं ले जाएगा तो मैं ले जाऊंगी इसे अस्पताल। चल मेरी बच्ची, आ जा मेरी शरद, बच्ची। संभाल अपनी घरवाली को। ये इस हालत में इस घर के चौखट से बाहर गई तो इज्जत के चिथड़े उड़ जाएंगे। मर जाने दो इधर ही इसे। अरे ऐसे कैसे मरने दो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? ले चलो इसे अस्पताल। सामने मेरी बात सुनो तो। क्या खड़े खड़े देख रहे हो? ले चलो, मर जाएगी मेरी बच्ची। तुम तो देख रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? भाई साहब ठीक कह रहे हैं। बॉडी का क्या करना है? इसे स्कूल ले चलते हैं। आप कुछ और बाजू लेते हैं।
मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार रितु ने खुद अपना अबॉर्शन करने की सोची। शायद उसने ये तरीका इंटरनेट से सीखा और वो ये करते वक्त कुछ गलती कर बैठी। वो 45 मिनट दर्द से तड़पती रही और आप लोग तो मरता हुआ देखते रहे। रितु की मौत की गुत्थी सुलझ गई। रितु के परिवार वालों पर पुलिस को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए। स्नेह, सहानुभूति, दया, ये सभी भाव हर इंसान में पाए जाते हैं। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं जो इन सारे एहसासों को दरकिनार कर एक बेजुबान बच्चे को, जो रहम की भीख भी नहीं मांग सकता, जो समझ भी नहीं सकता कि उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अपने पागलपन का शिकार बनाते हैं? ऐसे लोग दिमागी रूप से बीमार होते हैं। મમ્મી કઈ કામ છે મારું? अरे तू मुन्ना को छोड़ के क्यों आई? वो सो गया था, मैंने सोचा आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, आ ले, ये केरी धूप में सुखानी है। अचार से पहले 2-3 दिन धूप दिखानी पड़ती है। अच्छा मम्मी, वो पापड़ भी सुखाने थे ना? हाँ हाँ सुखाने हैं, पहले ये तो सुखा ले। तो अपनी भाभी से भी पूछ ले, उसे भी अचार पापड़ सुखाना होगा। जा ये ले जा। ठीक है। दुर्गेश, मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं। तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? और सुन। अरे हाँ नहीं मम्मी, समझी क्यों? कितनी बार एक ही बात समझाओगी? देख, सब कैरी में अच्छे से धूप लग जाए, ठीक से। क्या हुआ? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब से मोहित आया है मैं देख रही हूँ तब से तू उदास है, परेशान सी है। तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? मम्मी, कंपनी की तरफ से मोहित 3-4 साल के लिए मलेशिया जा रहे हैं। मलेशिया? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। और तूने चेहरा उतार रखा है, विदेश जाएगी तू, विदेश। और अपना मुन्ना भी विदेश में बड़ा होगा। मम्मी, कोई विदेश नहीं जा रहा, वो अकेले जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुन्ना छोटा है भी, इसलिए मैं और वो नहीं जा सकते। मतलब आप ही बताओ, 3-4 साल के लिए मलेशिया, वो भी अकेले। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है। अरे मुन्ना जब बड़ा हो जाए तो तुम और मुन्ना बाद में चले जाना। अरे मोहित इतनी जल्दी वापस थोड़ी ना आएगा, 3-4 साल मलेशिया में रहेगा। बात भी किसने देखी है मम्मी? साथ में जाते तो कितना अच्छा होता। जब से मुन्ना है ना, कहीं जा नहीं पा रही हूँ इस बच्चे की वजह से। ए लड़की, कैसी माँ है तू? हर समय अपने बच्चे को कोसती रहती है। मैं 10 बार पहले भी तुझे ये बात समझा चुकी हूँ। जा नीचे से जाकर पापड़ लेकर आ, वो भी सुखा ले। ठीक है। लाओ, बच्चे को ही कोसती रहती है जब देखो तब।
सपना है? मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्यों इतनी धूप में ऊपर लेके जाऊँ? अरे दुर्गेश भाई, हाँ जरा प्रीति के साथ थोड़ा खेलो ना, मुझे खाना बनाना है। ठीक है भाभी। आ गई तू? पापड़ ले आई? तू पापड़ आके सुखा, मैं खाने की व्यवस्था देखती हूँ नीचे जाकर। आजा। आजा सपना, आज खाना इधर ही बना है। अचार के चक्कर में खाना भी नहीं बना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना को छोड़कर आ गया वहाँ पर। तुम लेकर तो गई थी ना मुन्ना को ऊपर। कहाँ भाभी, नहीं लेकर गई मैं उसे। इस सपना को भी बीच बीच में क्या हो जाता है। बेसो ना। हाँ। क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना नहीं है भाभी। मुन्ना क्या वो यहीं पर था ना, कहाँ गया? वो नहीं है यहाँ पालने में। आपने देखा मुन्ना को? सपना मुझे खबर नहीं, मैंने तो कब से मुन्ना को नहीं देखा। मुझे लगा तुम उसे अपने साथ छत पे ले गई हो। अरे ऐसे कैसे लगा आपको? मैं उसे क्यों धूप में लेके जाऊंगी? दुर्गेश तू तो यहीं पर था ना, कहाँ है मुन्ना? बता मुझे। दीदी पता नहीं, मैं तो चला गया था। आरती भाभी ने कहा प्रीति को संभालो, तो मैं तो। अरे कोई यहाँ आया तो नहीं था जो मुन्ना को उठा के ले गया? तुम सब आंख वाले अंधे हो जो एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके। एक मिनट, तूने उसे अंदर तूने रख दिया? तूने उसे? मैंने तो उसे उठाया भी नहीं था। अरे बातें बनाना बंद करो, सब लोग मुन्ना को ढूंढो। चल। मुन्ना, मम्मी, मुन्ना कहाँ चला गया है? मिल जाएगा बेटा। मम्मी जी, मिला? पूरा घर ढूंढ लिया, मुन्ना कहीं नहीं मिला। लगता है कोई उठा कर ले गया। मम्मी हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मैं 100 पे कॉल करता हूँ। लग नहीं रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कॉल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं। आरती तू सपना को लेकर अपने घर जा और इसका ध्यान रखना। चलो सपना। इसका रो रो के बुरा हाल है। सपना अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई थी और 2 दिन बाद ही अपने 1 महीने के बेटे को लेकर ससुराल जाने वाली थी। सपना ने 12 बजे घर से निकलने के बाद एक निगाह भी अपने बेटे पर पूरी तरह से नहीं डाली थी और दूसरे सदस्यों ने भी दूर से ही देखकर यह मान लिया था कि बच्चा पालने में सो रहा है, जिसका अंजाम यह हुआ कि अभी वो कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है, कहाँ नहीं जा सकता। घर में से बच्चा गायब हो गया, कैसे? मालूम नहीं साहब, हम लोग 4 माला की बिल्डिंग में रहते हैं। मैं और मेरे बेटे बहू आमने सामने के फ्लैट में रहते हैं। मैं अपनी बेटी के संग छत पर अचार पापड़ सुखाने गई थी। घर का दरवाजा खुला था, वापस आकर देखा तो पालने में बच्चा नहीं था। थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था? मैम, मैं कुछ 12 बजे के करीब घर से निकल के छत पे गई थी। मैंने भाभी को बोला भी था कि मुन्ना सो रहा है, उसका ध्यान रखना। जी गुरुजी। हाँ, बद्धा मजा माशा। कितना वागे? ठीक है, तो ठीक 12:29 को मैं घर से निकलता हूँ दुकान जाने के लिए। जी, जय माता जी। सो मोटा भाई,
आज दुकान जाने के लिए 12:29 का मुहूर्त। मजाक उड़ा रहे हमारी। हाँ, तुझे पता है मैं ये सब करता हूँ, ये सब चीजों में मानता हूँ, तभी जाके हमारे घर में इतनी खुशी और बरकत है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी गुरुजी के पास अच्छा रेवा दो, ये सब आप खुद ही करना। भाभी भाभी। हाँ, पर मैं ये भी तो कह रही हूँ ना कि मुझे लगा तुम मुन्ने को लेके छत पे गई हो। ऐसे कैसे लग सकता है आपको भाभी? मैं क्यों से धूप पे लेके जाऊंगी बताओ आप जो मुझे। सपना आप तुमको ज्यादा इनको छोड़ के बाकी सब लोग आप सामने वाले घर में वेट कीजिए। पारिक, नीचे जाओ, वॉचमैन से पूछताछ करो, शायद उसे कुछ पता होगा। यस मैम। तो आपको ऐसे लगता है कि आपके भाभी ने जानबूझकर आपके बच्चे का ध्यान नहीं रखा था? ना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के ध्यान रखा कि नहीं रखा, लेकिन उन्होंने लापरवाही तो जरूर की है। आप टेरेस पे गई, नीचे आई, बच्चे को झूले में नहीं देखा। इस बीच जो कुछ भी वाकया हुआ है वो ठीक से याद कीजिए, छोटी बड़ी सारी बात बताइए मुझे। नहीं साहब, मैंने किसी को भी बच्चा लेकर जाते हुए अभी तक नहीं देखा। कोई और बात जो तुझे अजीब लगी हो? ऐसा अजीब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन साहब जो देवेंद्र साहब के यहाँ काम करती ना बीना नौकरानी, वो जिसने बच्चा फेंक दिया था, वो जिद कर रही थी ऊपर जाने के लिए। बच्चा फेंक दिया था मतलब? साहब वो थोड़ी पागल सी है, अभी 2 दिन पहले ही जेल से छुट्टी है और झगड़ रही थी मुझसे अंदर जाने के लिए, पर साहब मैंने घुसने नहीं दिया। ये क्या कर रही है तू यहाँ पर और क्या देख रही है ऊपर? तो होशियारी शू काम करे छे? मेरा पगार बाकी है, वही लेने को आई थी। वो गांधी मैडम और संघवी मैडम का खिड़की देख रही है, कोई घर पे है क्या? अरे कितनी हिम्मत है रे तेरी, और कितनी बेशर्म है तू। एक तो बच्चे को फेंक दिया और ऊपर से आई है पैसे मांगने के लिए। तुझे पता है ना तेरा आना मना है यहाँ पर। अभी गांधी मैम साहब आएगी अपने बेटे को लेने के लिए, तब मिल लेना उनसे। तू जा भी इधर से, चल निकल जा, देख मत। तूने उसे डांट के भगाया, वो चली गई, रुकी नहीं? पहले तो मुझे लगा कि वो चली गई, लेकिन साहब 1:30 बजे मैंने देखा वो वहाँ फुटपाथ पर खड़ी है, और फिर मैं अपने काम पर लग गया और पता नहीं फिर वो कब चली गई साहब। शाह। यस सर। जेल के रिकॉर्ड से बिना का एड्रेस निकालो। ओके सर। तो आपके कहने के मुताबिक आपके भाई रोज हर काम करने से पहले पंडित से शुभ अशुभ पूछते हैं? जी। आप बच्चे को नहीं ले गई थी छत पर? नहीं मैम, मैं नहीं लेकर गई थी उसे। तो फिर क्या लेकर गई थी छत पर आप? मैं पापड़ लेकर गई थी सुखाने के लिए। आपके घर वालों से जब तक मैं पूछताछ करती हूँ आप यही रुकिए। ये घर में कौन रहता है? मैम यहाँ कोई दीपक चौटाला जी रहते हैं, 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए। और ये फ्लैट में? मैम यहाँ कपल रहता था, कुछ टाइम पहले वो लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए, तब से बंद पड़ा है। क्या बात है? आपके सामने वाले घर से बच्चा गायब हुआ है। फिर मैं क्या कर सके इसमें? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्यों? बालक उनका नहीं मिल रहा, आपको मेरे घर आना है। सर्च वारंट ले रही हो? दिखाओ। 1 मिनट, हमें आपके घर की तलाशी नहीं लेनी है कि हम सर्च वारंट लेके आए। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं। माफ करना, आपके लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नमस्ते। यहाँ साल लगा है। अरे सुनो, ये बिना तुम्हारी पड़ोसी है? हाँ साहब, शू थयू? अब क्या किया उसने? अब क्या किया मतलब? पहले भी कुछ किया उसने? हाँ साहब, कुछ ना कुछ तो कारनामा करती ही रहती है। 2 दिन पहले ही तो जेल से आई है, और अभी आप लोग। उसके घर में ताला लगा है, कुछ पता है कहाँ गई होगी वो? कहाँ होगी ये तो पता नहीं है, दोपहर तक तो यही थी। दोपहर को जब वो घर आई थी तो कोई बच्चा था उसके पास? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। ठीक है, वो जैसे ही आती है थाने में खबर करना। जी सर। तुम सब लोग हो ही लापरवाह। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरा बेटा यहाँ से गायब हो गया, और पिछली बार भी तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो सब कुछ हुआ प्रीति के साथ।
और तुम लोगों से यार एक बच्चा नहीं संभाला गया। और सपना तुम्हारे लिए वो अचार पापड़ सुखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे बच्चे से। एक मिनट मिस्टर मोहित, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन वो भी एक माँ है, उनका भी बेटा है वो। उन्हें यूं ताने देने के बजाय उन्हें सहारा दीजिए। आरती, आप आइए मेरे साथ, आपसे पूछताछ करनी है। मैडम, मैं मानती हूँ कि सपना ने मुझे मुन्ने का ध्यान रखने को बोला था, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मुन्ने को छत पे ले जाते हुए। मैडम, मैं खुद ही हैरान थी कि वो इतनी धूप में मुन्ने को छत पे क्यों ले जा रही है। सपना, मैंने बोला तो था मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी, फिर क्या इतनी धूप में ऊपर लेके जा रही है। मैडम, उसके बाद मैंने दुर्गेश भाई को प्रीति के साथ खेलने के लिए बुला लिया, क्योंकि सब लोग मेरे घर ही खाना खाने वाले थे और प्रीति की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। जब से प्रीति के साथ वो हादसा हुआ है, मैं उसे एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती। कैसा हादसा? आप लोगों को ये कैसे पता चला बीना ने आपके बेटी के साथ ऐसा किया है? मैडम, दिवेन प्रीति के लिए खिलौना लेकर आए थे, उसमें कैमरा था, उसी की वीडियो में हमने देखा। उस दिन के बाद से हम प्रीति को एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते। मैडम, बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची बची है, उसके पापा ने तो उसके लिए खूब दुआएं, खूब मन्नतें मांगी थी। मैडम, आप जितना ख्याल अपनी बेटी का रखती है ना, उसका थोड़ा भी अगर सपना के बच्चे का रखा होता तो आज वो लापता नहीं होता। मैडम, मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। मुझे पता होता कि बच्चा पालने में तो मैं इसका ख्याल नहीं रखती क्या। ठीक है, आप जाइए और दुर्गेश को भेजिए। जी मैडम। मैडम, ये बीना का रिकॉर्ड काफी खराब है। हाँ, पता चल गया मुझे। इस घर में भी कारनामा किया है उसने। उसके घर पे हम लोग गए थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को बोल दिया कि आए तो इन्फॉर्म करे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, हाँ आओ। दुर्गेश जी। आपके भाभी ने प्रीति से खेलने के लिए बुलाया था आपको? जी मैम। तो आपको ये भी पता होगा मुन्ना पालने में सो रहा है। हाँ मैम, माँ ने मुझे मुन्ना का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैं और सपना छत पर अचार सुखाने जा रहे हैं, तू यहाँ रह और ये दरवाजा खुला रखना, बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक छे? और ये मुन्ना सो रहा है, अगर ये जाग जाए या रोए तो पालने की रस्सी झुलाते रहना, ठीक है? फिर मैं प्रीति को संभालने चला गया। दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा कि मुन्ना जागेगा रोएगा तो पता चल ही जाएगा, और मुन्ना इतना छोटा है कि कहीं जाने का डर भी नहीं था, और सोचा नहीं था कि उसे कोई इस तरह लेके चला जाए। नमस्ते मैडम। आइए। जय माता जी। मैं देवेंद्र संघवी, आरती का पति। उसने मुझे दुकान पे फ़ोन करके बताया कि मुन्ना गायब है, तो मैं सीधा भाग के यहाँ पे चला आ गया। दुकान के लिए कितने बजे निकले थे आप? जी मैडम, मैं ठीक 12:29 को घर से निकल गया था दुकान पे जाने के लिए। मुन्ना की कोई तस्वीर होगी हमें देने के लिए तो प्लीज़ दीजिए। अच्छा। और हाँ, आप लोग घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे मुन्ना को जल्दी से जल्दी ढूंढने। पर मुझे नहीं लगता है दीपक चौटाला का बच्चे के गायब होने से कुछ कनेक्शन है। मैडम, हमें बीना को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। हो सकता है उसने सब किया हो, क्योंकि इनकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, और अब इस एरिया में उसे कोई काम भी नहीं दे रहा। हो सकता है बदला लेने के लिए उसने बच्चा गायब किया। हो सकता है। एक काम करो पारिक, रिकॉर्ड से बीना की फ़ोटो निकलवाओ। मुन्ने की और बीना की फ़ोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, क्योंकि अगर ये सब बीना ने किया है तो मुन्ने को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे पकड़ना होगा। यस मैडम। मैडम, बॉडी की शिनाख्त हो गई है, मुन्ना की है। बॉडी कचरे के ढेर में मिली इस सफाई वाले को। इधर पता मैडम को? मैडम, मैं कचरा उठा रहा था, मैंने देखा तो थैले में बच्चे की लाश थी। मैडम, बॉडी आटे के थैली में मिली थी। बॉडी के सिर पे बैंडेज है और तिलक भी। तिलक? हो सकता है बच्चे को किसी ने बलि देने के चक्कर में मारा हो। नहीं पारिक, इतनी जल्दी कोई नतीजे पर पहुंचना गलत है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं। और ये आटे की थैली फॉरेंसिक लैब भेजो।
नाटक तो देखो इसका, ऐसे रो रहा है जैसे इसका खुद का बच्चा बना। क्या? कुछ नहीं। आपको मोहित का रोना नाटक क्यों लग रहा था? क्या मुन्ना मोहित का बच्चा नहीं था? तो मैडम झूठ थोड़ी ना बोला मैंने। मोहित बाप नहीं बन सकता था, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, और सपना को बच्चा चाहिए था, इसीलिए सपना ने स्पर्म डोनेशन की मदद से बच्चा पैदा किया। क्या मोहित को पता था मुन्ना उसका बच्चा नहीं था? जी मैडम बिल्कुल पता है, और सपना और मोहित के अलावा सिर्फ मुझे पता है, और वो भी इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो तो अचानक बातों बातों में सपना के मुंह से निकल गई, इसीलिए मोहित का रोना चीखना सब मुझे झूठ लग रहा था। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम फिर बुलवा लेंगे। पारी के मोहित के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ और टावर लोकेशन निकलवाओ, जल्दी से जल्दी। हेलो, ठीक है मैडम, बीना का पता चल गया, उसे थाने ला रहे। गुड, अब पता चल जाएगा किसका क्या रोल है। हाँ, मैं गई थी उधर, पर वो वॉचमैन वो मेरे को बिल्डिंग चढ़ने ही नहीं दिया। उधर ही नीचे 2 बजे तक मैं वो लोग का इंतजार की, गांधी भाभी और पुष्पा बेन। गांधी भाभी तो नीचे बिल्डिंग का आई नहीं, पुष्पा बेन आई थी। पुष्पा बेन हमारी पगार आपो ने। पुष्पा बेन अभी तो मैं जेल जाके भी आ गई ना, एक पैसा नहीं मेरे पास। चुप कर, तू क्या पागल हो गई है? हाँ, ये समय है तेरा पैसा मांगने का? तू जानती है हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हो गया है? बाद में आना, पैसे मांगने। पुष्पा बेन सामलो ने। मेम साहब मुझे कोई आइडिया नहीं वो लोग का साथ में क्या हुआ। मैं इधर भूखी मर रही थी, कोई भी मेरे को काम देने को तैयार नहीं, इसके लिए मैं मेरी बहन के इधर चली गई। इसको यहाँ बिठा के रखो, खाने पीने की सारी प्रॉब्लम दूर करो इसकी, जब तक ये सच नहीं बोलती है। ये बीना के बहन के घर जाकर पता करो वो कितना सच बोल रही है, और ये भी पता करो अगर वो उसके पास थी तो क्या उसके पास कोई बच्चा था या नहीं। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत फिजिकल शॉक की वजह से हुई है, जैसे किसी ने उसे फर्श पे पटका हो। बच्चे की मौत 12 तारीख को दोपहर 12 से 3 के बीच में हुई है। इसका मतलब बच्चे का किडनैप नहीं हुआ था, बच्चे को पहले मारा गया और फिर कचरे के ढेर में फेंका गया। पॉसिबल है मैडम। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक थैली में जो आटा मिला है उसमें गेहूं, जीरा और सोयाबीन मिक्स करके पिसाया गया है। इसका मतलब कातिल कोई घर का है पारिक, लेकिन कौन? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का आटा तो मार्केट में नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये पिसवाया गया होगा। एक काम करो पारिक, सोसाइटी के आसपास जितने भी चक्की वाले पूछताछ करो उनसे, ये 3 चीजें मिलाकर आटा किसने पिसवाया है। साहब मेहता भाभी और सांघवी भाभी के घर ही आटा पिसता है। इन दोनों घरों का आटा सर मैं आखिर में पीसता हूँ सर, क्योंकि सब लोगों को जीरे का टेस्ट नहीं चलता, भड़कते हैं लोग मिक्स हो जावे तो। आपके घर से बच्चा गायब हुआ था तो 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं किया आपने, सीधे पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? नहीं मैडम, दुर्गेश ने 100 नंबर पे फोन किया था। जी मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कॉल लग नहीं रहा था, देर ना हो जाए इसलिए हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन आ गए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बच्चे के सर पर पट्टी थी, उसे चोट कैसे आई थी? मैडम, सपना मुन्ना को बहुत प्यार करती थी। वो तो मोहित 2-3 साल के लिए मलेशिया जा रहा था और बच्चा छोटा होने की वजह से सपना को नहीं ले जा रहा था, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये आपका बड़ा बेटा देवेन पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता है। देवेन को बाबा पर बहुत श्रद्धा है, वो अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। जय माता जी। ये आपके बेटी के सर पे जो टीका लगा है, वैसा टीका आपने मुन्ना के सर पर भी लगाया था? हाँ, वो पूजा का टीका है। मैं दुकान जाने से पहले दोनों बच्चों को टीका लगा के जाता। सॉरी मैडम, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, याद आ गया, मुन्ना के सर पर भी ऐसा ही टीका था ना, इसलिए। मैडम, जीरे वाला आटा सपना के यहाँ इस्तेमाल होता था,
इसका मतलब हमें सपना, मोहित और बीना से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों हैं जिनके पास बच्चे को मारने का मोटिव है। सपना बच्चे की वजह से फौरन नहीं जा पा रही थी और मोहित की वो अपनी औलाद नहीं थी, और बीना इस फैमिली की वजह से बेरोजगार घूम रही थी। मैडम, मोहित के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 21 तारीख को मोहित बिल्डिंग के आसपास ही था और उस वक्त उसने एक लैंडलाइन पर फोन भी किया। ये देखिए, ये लैंडलाइन नंबर के डिटेल्स निकलवाओ और ये मोहित को बुलवाओ जरा खातिरदारी के लिए। 21 तारीख को तू अपने ससुराल में था और सूरत के एक अनाथ आश्रम को 5-6 दिन लगातार फोन कर रहा था, क्यों? मैम मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। ये बात सच है कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हम दोनों ने वो स्पर्म डोनेशन का रास्ता अपनाया। पता नहीं क्यों मुन्ना के पैदा होने के बाद वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो पराया लगने लगा और इसीलिए मैं उसको अनाथ आश्रम में देना भी चाहता था। यही बात बोलने के लिए मैं उसके पास गया भी था, सपना के पास, और मैंने सपना को कॉल भी किया। और फिर फ़ोन काट भी दिया। फिर मैंने देखा कि सपना नीचे आई। मुझे लगा कि सपना ने मुझे देख लिया। अब ये अनाथ आश्रम वाली बात मैं उसकी आंखों में आंख डालकर नहीं बोल सकता था। बड़े इमोशनल आदमी हो तुम। अपने बच्चे को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे, फिर उसकी मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। अब अपनी असलियत खुद बोलेगा या हम पता करवाएं? मैम, मैं मानता हूँ कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि मैं उसको जान से मार दूंगा। पारेख, बिठा के रखो इसे। खाना पीना सब बंद करवा दो जब तक सच नहीं बोलता है। मैडम, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन ये बिल्डिंग के नीचे था और सपना भी नीचे गई थी। हो सकता है पहले इन्होंने बच्चे को गायब किया हो और मार के कचरे में फेंक दिया। इसमें इन दोनों पति पत्नी की साजिश है मैडम। नतीजे बुनने से अच्छा इन तक पहुंचा जाए पारेख। क्या सच है क्या झूठ है अब पता चली जाएगा। मैडम, 2 दिवस થઈ गया इधर बिठा के रखा है मेरे को। वो साची कहूँ छू, कुछ भी नहीं किया मैं, मेरे को जाने दो ना। हाँ, मालूम है मुझे, इसलिए छोड़ रहे तुम्हें। जाओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम जब फुटपाथ पर खड़ी थी तब सपना नीचे आई थी? हाँ मैडम, आई हती। सपना मैडम नीचे आई हती भागते हुए। मोहित भाई गाड़ी में बैठे थे। तो वो मोहित से भी मिली थी? नहीं मैडम, वो तो सीधा वॉचमैन के पास गई थी। वॉचमैन, अब तुमने किसी को मुन्ना को बाहर ले जाते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, मैं तो कब से इधर ही बैठा हूँ। आपके बच्चे को क्या, किसी के भी बच्चे को मैं बाहर जाते हुए नहीं देखा है। मुन्ना, सॉरी। इसका मतलब सपना और मोहित एक दूसरे से मिले ही नहीं? नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैडम, ये केस तो सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। नहीं पारेख, केस अभी उलझ नहीं सुलझ रहा है। सपना और देवेन को बुलवाओ पुलिस स्टेशन। विदेश जाना चाहती थी ना? बच्चा छोटा था इसलिए जा नहीं पा रही थी। बच्चा नहीं होता तो शायद चली जाती, इसलिए मार डाला ना बच्चे को। ये आप क्या कह रही है मैडम? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? माँ नहीं मार सकती, लेकिन मामा तो जरूर मार सकता है। क्या? बीना ने जब आपकी बच्ची को फर्श पर पटका था और वो बचेगी या नहीं पता नहीं था आपको, तब आपने मन्नत मांगी थी, अगर बेटी बच गई तो उसे देवी को भेंट कर देंगे। हाँ लेकिन वो तो हाँ, ये बात सच है, पता है हमें। आपके गुरुजी से बात हो चुकी है। नहीं मैम, मोटा भाई ऐसे कर ही नहीं सकते। वो क्यों मारेंगे मेरे मुन्ना को? इन्होंने नहीं मारा तो बच्ची आप। नहीं मैम, आप ऐसे कैसे? सपना, ये बैग आपका है? जी मैम। क्यों? इनका ये बैग लेकर बाहर आओ।
मैडम देखिए आटा। पुष्पा बहन, ये वही बैग है ना जो आप पुलिस स्टेशन लेके आई थी? अब सच सच बताइए, इस बैग में आटा कहां से आया? बोलिए। मम्मी, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। तूने मुन्ना को मार दिया? नहीं मैंने नहीं मारा मम्मी। चुप, एकदम चुप। एक बात मेरी मान, तू भाभी के घर में जाके चुपचाप बैठ जा और किसी से कुछ मत बोलना। कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठ जाना। जा जा। बाद में जब सबको पता चल गया कि मुन्ना गायब है, तो मैं सपना को आरती के घर बैठाकर दुर्गेश को लेकर और थैले को साथ लेकर पुलिस कंप्लेन करने के बहाने घर से निकली। चल मामा तूने मारा ना मुन्ना को? तूने मारा ना? क्यों मारा उसे? मैं तुझे उसका ध्यान रखने को बोला था दुर्गेश। वो बच्चा था मेरा। वो बच्चा था, तूने क्यों मारा? मेरी गलती हो गई दीदी। क्यों मुन्ना, मुझे माफ कर दे सपना। तेरा बच्चा जा चुका था बेटा, मैं अपने बच्चे को बचा रही थी। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। दुर्गेश, पुष्पा बहन, आप यहीं रुकिए, बाकी सब लोग बाहर आइए। जिस तरह बेऔलाद होना शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, उसी तरह बच्चे की परवरिश दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो बिना किसी ठोस वजह के किसी और को नहीं दी जा सकती। और जो चंद पैसों के लिए जिम्मेदारी उठाने की हामी भरते हैं, उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी केसेस में ज्यादातर उदाहरण बीना जैसे ही मिलते हैं। दुर्गेश पर अनजाने में मुन्ना की हत्या के लिए और पुष्पा पर जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। बच्चे नाजुक फूल की तरह से होते हैं, जो जरा सी लापरवाही से सूख जाते हैं, मसले जाते हैं। मजबूरी में भी अगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़नी पड़े, तब भी अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।